हमें मैथ से ही लगता है। यहाँ पे एक चीज से एस अप नहीं कर सकते, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, पर जहाँ बात आ जाती है हमारे मैथमेटिक्स 2+2 4 ही होता है ना। हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑफ PW Little Champs एंड दिस इज योर मैथ एजुकेटर शिवांगी राजपूत। अब आज हम लोग आपका सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं कि भाई हम लोग मैम ऐसा क्या करें कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे मैथ्स में जो नंबर है वो 100 on 100 आए या बहुत अच्छे आए, क्योंकि सबसे ज्यादा डर हमें मैथ से ही लगता है। अब यहाँ पे भाई बात की जाए कि डर लगता क्यों है, राइट? सबसे पहले रूट कॉज को समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब रूट कॉज को समझते हैं, देखते हैं कि मैथ से सबसे ज्यादा मेजरली स्टूडेंट्स को डर क्यों लगता है, और जिसको डर नहीं लगता है, जो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो बहुत अच्छा कर जाता है। अब चलो बात करते हैं। यहाँ पे शुरू में सब में जोश होता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे ये वीडियो भी देख रहे हैं, उसमें से आई गेस कुछ ही बच्चे इसको एंड तक फॉलो अप करेंगे, और फिर एंड तक फॉलो अप करने वालों में से भी कुछ ही आके इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई चलो हमारी 6th 7th 8th में अब इसको अब डाल ही देते हैं और मैथ्स में फोड़ ही देते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो चीज होती है बहुत सारी चीजों के मिला के, राइट? यहाँ पे एक चीज से एस अप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें चाहिए। और सबसे पहली चीज जो भाई सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं चाहिए कि भाई एग्जाम से पहले कुछ पढ़ो ही नहीं, अरे मेरा तो हो जाएगा, देखो कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस चाहिए किस चीज का, और कॉन्फिडेंस आता कब है? किसी भी चीज में, ना कि सिर्फ मैथ्स में, किसी भी चीज में आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आ पाता है जब आपको पता होता है कि वो चीज आपको आती है, आप उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, या अगर कुछ भी आ जाए आगे से तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको फेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी जो मिलके आती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं एक बेटर कंसिस्टेंसी लाने में, एक बेटर सेल्फ डेडिकेशन लाने में, और बहुत सारी चीजें मिलके जो आपको एक सब्जेक्ट में, क्योंकि हमें तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है एज अ टीचर, बट आप लोगों को एज अ स्टूडेंट इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर एक सब्जेक्ट में मास्टर कैसे करना है, उसके लिए थोड़ा बहुत चेंज तो लाना ज़रूरी है, राइट? तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग ऐसा क्या क्या सीखने वाले हैं जिससे हम लोग अगर उन सारे स्टेप्स को पूरा साल फॉलो अप करके चले तो हम मैथ्स में ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी इक्विवेलेंटली अच्छे नंबर ला सकते हैं, राइट? बट जहां बात आ जाती है हमारे मैथमेटिक्स की, वहां पे चीजें थोड़ा सा वहां पे हार्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें चाहिए इतनी सारी प्रैक्टिस, और इतनी सारी प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से भाई आप 20 घंटे बैठ के पढ़ते रहो, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ो। तो वो सारी चीजें चाहिए, वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर चाहिए बेटा, और जरूर आ सकती है अगर आप स्टार्टिंग से ही फॉलो अप करके चलो। अब एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के डरोगे कि भाई नहीं आता, ये चैप्टर तो छोड़ के जाता हूँ। अब जहां पे आपने ये बोल दिया कि भाई इस चैप्टर का ये नहीं आता, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ गया, और जहां कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ गया, वहां एग्जाम में ही भाई पेपर देखते लगता है 2+2 4 ही होता है ना, राइट? तो ऐसे सेकेंड डाउट्स को हटाओ, अपनी कैलकुलेशन और बाकी सारे कौन से चैप्टर्स जो आपको 6 to 7, 7 to 8 अगर आप आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको जो रिवाइज करने की ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुकी हूँ, एंड आई होप कि आपने वो सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए होंगे। अब उनके बाद हम यहाँ आते हैं कि हम ऐसे कौन कौन से छोटे स्टेप्स लेके चल सकते हैं जिनसे हम मैथ्स में एकदम ओपी कर सके, राइट? तो आओ, सबसे पहली चीज जो मैं इतनी देर से आपको बोल ही रही हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का मतलब ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस की यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ, इसका मतलब क्या है, ये कब आता है? जब आपका एक भी पोर्शन छूटा हुआ नहीं होता है, आपको सारे चीजें जो है वो कंसेप्चुअली क्लियर होती हैं।
आपको सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कंसेप्चुअली क्लियर होती हैं। आप कोई भी टॉपिक एग्जाम में छोड़ के नहीं जाते हो। आपका सिलेबस जब कंप्लीट होता है, राइट, और आपको कंसेप्ट इस तरीके से समझ में आए हुए होते हैं कि आप अपने दोस्त को भी समझा पाओ। अब भाई जैसे टीचर आपको वही कंसेप्ट पढ़ाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, पर वहीं पे जब एग्जाम से 5 मिनट पहले बैठ के दोस्त आपको वो बताता है, सिर्फ पेन पेपर कॉपी लेके एकदम चमक जाता है, राइट। तो वो चीजें आपको करनी है कि एक कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और हर एक कंसेप्ट पे वो फॉलो अप लाओ कि आप वो कंसेप्ट अपने दोस्त को या आगे किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सको, पढ़ा सको। तो वही चीज है, सबसे पहली चीज क्या है बेटा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके के सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं या आने वाले हैं उसमें आपको क्लैरिटी होगी, क्वेश्चंस आपने एम्पल प्रैक्टिस करे होंगे, तो आपके अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नहीं, ये चैप्टर मुझे आता है। और जहां चैप्टर आता है मतलब उसका हर एक टॉपिक आता है। टॉपिक से शुरू करो, कंसेप्चुअली जाओ, चैप्टर पे मास्टर करो, चैप्टर मास्टर करो, सिलेबस मास्टर करो, एंड अपने आप आपका बाय द एंड ऑफ द ईयर बुक मास्टर हो ही जाएगी। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिल्डअप करना है अपना कॉन्फिडेंस, एंड कोई भी चीज एग्जाम में छोड़ के नहीं जानी है। अब भाई सबसे पहले ही अगर देख के डर जाओगे उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक को, तो वो आगे और डर आएगा, राइट। यही है कि डर से जितना डरोगे वो उतना और डर आएगा, पर जहां आपने उसको फेस करना शुरू कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उससे डरना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से पढ़ के उसे डराना है एंड एग्जाम में एकदम फोड़ कराना है। अब सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है कि भाई एनसीईआरटी। अब सीधा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, अब तो हमारी 8 शुरू हो गई है या 7 शुरू हो गई है, आगे 9 10 आने वाली है, तो हमें रेफरेंस बुक्स या हमें एक्स्ट्रा बुक्स के लिए ज़्यादा भागना चाहिए। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस लो भी, अब वो कोई मना नहीं कर रहा है, बट बेटा पहले जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है जिसमें से आपका मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ सिलेबस आना है उसको तो अच्छे से कर लो। आपकी एनसीईआरटी इतनी प्यारी तरीके से लिखी हुई है कि हर एक टॉपिक आपको ऐसे कहानी की तरह समझाया हुआ है कि अगर आप थ्योरी ही अपने आप से बैठ के पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि भाई इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं आज फ्रैक्शन पढ़ भी रहा हूँ और कल को मेरे घर में पिज्जा आ गया, अब मुझे उसमें से एक स्लाइस निकाल के देना पड़ेगा, तो उधर भी मैं कहाँ से फ्रैक्शंस को, मैथ्स को यूज कर सकता हूँ हमारे इनफैक्ट रोज खाने में या हर एक चीज में। तो वो चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ही विद इन टेक्स्ट बुक आपको ऊपर एग्जाम्पल से पहले, एक्सरसाइज से पहले इतनी थ्योरी लिखी होती है जो आपको लगता है अरे भाई ये पिक्चर बना दिए, फालतू का काम कर दिया। नहीं, उसको जब आप पढ़ोगे, आप समझोगे, आप कंसेप्चुअली उसको क्लियर करके चलोगे तो क्वेश्चन भी आप रिलेट कर पाओगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैथ सॉल्व करना। तो ये चीज़ प्लीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भाई एनसीईआरटी को फिनिश। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई पहले जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में वो पहले सिर्फ एनसीईआरटी से लगाओ फिर पूरी एनसीईआरटी खत्म करके रेफरेंस पे जाओ। नहीं, पहले जो एक चैप्टर चल रहा है स्कूल में वो एक चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म करो, फिर उस एक चैप्टर के लिए रेफरेंस लो। ये मत करो कि भाई आपने एनसीईआरटी, भाई इसमें तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है तो मैम ने भी करा दिए, अब सीधा चलते हैं रेफरेंस पे। नहीं, पहले खुद से एनसीईआरटी प्रॉपर्ली सॉल्व करना है एंड उसके बाद बाकी की रेफरेंस बुक पे हमें स्किप करना है, जंप करना है, ताकि हम लोग आगे उसको प्रैक्टिस कर सकें। राइट, कंसेप्ट्स यहीं से एकदम फोड़ने हैं, मास्टर करने हैं, पहले एनसीईआरटी और बस। थ्योरी स्पेशली यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया है थ्योरी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे हमेशा स्किप करते हैं कि भाई इतनी कहानी कौन पढ़ेगा। पढ़ो, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कैसे कंसेप्ट आपको इतने अच्छे से समझ जाएगा, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप बोलोगे कि ये कंसेप्ट आई कैन टीच टू एनीवन, किसी को भी समझा सकते हैं। राइट, चलो तीसरी चीज पर चलते हैं भी, कंसेप्ट इज पावर। अब आप किसी भी एक टॉपिक का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो एक क्वेश्चन ही रहा। राइट, मैंने मान लो कि किसी भी एक टॉपिक का कि एक्सपोनेंट्स का मैंने क्या किया, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने कंसेप्ट नहीं समझा, मैं सीधा चली गई क्वेश्चन पे और मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने उसको सॉल्यूशन देखा, फिर वो मुझे समझ में आ गया, तो मैं आई वाज लाइक कि ठीक है।
पर देखो भाई, अब इससे पहले अगर आप इसका कंसेप्ट पढ़ लेते, इसके सारे लॉस पढ़ लेते, इसकी सारी थ्योरी पढ़ लेते कि कौन सा कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, बेसिक से शुरू करते, तो आप उस एक कंसेप्ट के साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन को देख के सॉल्व करोगे तो वो एक क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन एक कंसेप्ट को पढ़ के अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो वहां पे आपके पास वो मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। तो उन मल्टीपल क्वेश्चंस पे आपको एस करना है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कंसेप्ट इज पावर। तो अपने कंसेप्ट को जितना चमका सकते हो उतना चमकाओ, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं चमकेगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ के आप क्वेश्चन पे जंप मत करो, एक कंसेप्ट पढ़ के आप क्वेश्चन पे जंप करो, क्योंकि वही आपको एट द एंड फायदा देगा लॉन्ग रन में, अगर आप ये चीज मान के चल दो तो। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे, रिविजिट कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सोशल साइंस में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मुझे लगता है ये आता है, मैंने आज पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब मैं 2 दिन बाद उसको एक बार दोबारा देखूंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैंने पक्का पढ़ा था, यार एग्जाम में जाते जाते ना ये मैं भूल जाऊंगी, मुझे याद नहीं रहेगा। मेरे साथ बहुत होता था, एंड आई गेस कि बहुत लोगों के साथ ये होता है मैथ्स में भी, राइट। तो हमेशा इसका एक फुल एंड फाइनल एग्जाम्पल क्या है कि आपने आज मान लो एक चैप्टर को 1 घंटा दिया, राइट। कल उस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 20 से 25 मिनट, जिसको आपने आज एक दिन एकदम अच्छे से किया है, कल उसी को रिवाइज करोगे तो 20-25 मिनट्स, फिर उसको 2 दिन छोड़ के अगर आप उसको फिर रिवाइज करोगे तो 15 मिनट्स, फिर उसको एक दिन छोड़ के फिर रिवाइज करोगे तो 5-10 मिनट्स। तो ये बार बार रिविजिट करने से क्या होता है, वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन करता है, राइट। एंड जब आप उसको रिवाइज करते हो ना, तो कोशिश किया करो कि अगर पहले आपने उस कंसेप्ट को मान लो कि कोई थ्योरेटिकली पढ़ा है, जब रिवाइज कर रहे हो तो उसको विजुअली देखो, एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, कैसे भी। तो आपको क्या होता है कि विजुअल इम्पैक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक रिटेन करते हैं, एंड इसलिए आपके पास वो फॉर्मूलाज, वो कंसेप्ट ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, राइट। अगर आप उसका ये करोगे कि फॉर्मूलाज पूरे एक पेज पे लगा के बेड के आगे लगा दे के जब उठोगे जब सोगे उसको देखोगे, आप नहीं देखोगे, राइट। तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि अगर आपके पास एक पेज पे है तो उसको एकदम सामने मत लगाओ, क्योंकि जितना सामने भी होगा उतना और नेग्लेक्ट होता रहेगा। तो उसको अपनी डेस्क पे रखो, अपनी बुक में रखो, एंड उसको टाइम टू टाइम बस रिविजिट करते रहो, खुद से देख के कि भाई ठीक है, जो चीज़ आपको आज याद करने में 1 घंटा लग रहा है, कल आपको उसमें 20 से 25 मिनट देना पड़ेगा, पर एक टाइम आएगा जब वो 5 मिनट के अंदर आपको देखते ही सब कुछ रिकॉल होने लगेगा, एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल बी डन विद द चैप्टर, राइट। फिर उसका रिवीजन टाइम जो है आप बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको 1 हफ्ते के बाद या उसको 10 दिन के बाद आप रिवाइज कर रहे हो, तो बिल्कुल भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्टे कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में तो भाई इतना जोश होता है कि आ जाओ यार सब फोड़ देंगे, है ना, सारी चीज़ें कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी डन। पर यहाँ पे आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहो। दिन में 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ मैथ्स को दो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बाकी लाइफ भी है, खेलना भी है, होमवर्क भी है, स्कूल भी है, ट्यूशन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेक्चर्स भी हैं, राइट। तो बट इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जब हम क्या करें देखेंगे, एंड यहाँ पे जब इन सारी चीज़ों से हम समझेंगे कि हम इतना सारा टाइम एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर आधा घंटा भी दे रहे हैं लेकिन रोज दे रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको थ्रू आउट द ईयर एक सब्जेक्ट में एस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना। तो जब तक आप क्वालिटी पे फोकस करोगे, आप देखो किसी को दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं सुबह से 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ, वो नहीं चाहिए। अपने लिए आधे घंटे भी पढ़ लोगे बहुत होता है, अब वो कंसिस्टेंटली पढ़ लोगे तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर एवरी सब्जेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज नेवर स्टडी मैथ्स ओरली। अब भाई कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है, ऐसा लगता है कि अच्छा भाई ये सम देखा, अच्छा इसमें ये करना है, HCF निकाला, ये किया वो किया, मल्टीप्लाई किया, अच्छा ठीक है हो गया। पर जब
एक्चुअल में उसको करने बैठोगे तो हर एक स्टेप में भी आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आने लगते हैं वो आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी कैलकुलेटिव एरर आप कहाँ करते हो वो आपको समझ में आएगा। तो मैथ्स को बेटा कभी भी ओरली नहीं पढ़ना है, कभी भी ओरली उसको ऐसे समझने की कोशिश नहीं करना कि भाई बस लेके बैठ गया। जब मैथ्स की बुक खुलेगी एक पेन एंड पेपर साथ में होना चाहिए, हर एक स्टेप के साथ आप वो करते रहो एंड वो बहुत ज़्यादा आपको आगे हेल्प करेगा। ओके, मल्टीपल वेज यूज मत करो। मल्टीपल वेज इन द सेंस कि अगर आपने एक मेंटोर पकड़ा है, एक जगह पकड़ी है, राइट, एक चीज पे फोकस करो एंड उसी को बिल्डअप करो आगे, राइट। अगर आप बहुत सारी जगह देखोगे तो आप उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड उतना ही ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपने आप से भी ओवरकम करने के लिए। तो एक वे पे स्टिक रहो, उसको चूज करो एंड मेक श्योर कि आप उसको एंड तक फॉलो अप करो ताकि आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती रहें। नेक्स्ट इज गिव टेस्ट्स एंड इवैल्यूएट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई एक कंसेप्ट पढ़ा, प्रैक्टिस भी कर लिया, मैम सब कुछ कर लिया, अब क्या? अब वहाँ पे आ जाता है आपके जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, चाहे वो PW के टेस्ट होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं, और हर एक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पीरियोडिक ही नहीं, आपके रेगुलर असेसमेंट भी जो होते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा देने ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं टेस्ट से आपको एक्चुअल में वो जो फीलिंग, जो एटमॉस्फेयर आता है ना कि भाई अब पढ़ना है, अब देना है, अब इसमें मार्क्स लाना है, इसमें फोड़ना है, वो फीलिंग आनी ज़रूरी है। एंड जहाँ पे वहाँ गलती करोगे उसको आओ समझो और इस तरीके से समझो कि आगे कभी उसको रिपीट ना करो। तो टेस्ट हमेशा देना है, और टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं है कि दे के छोड़ दिया। अगर नंबर अच्छे आते हैं वेल एंड गुड, अच्छे नहीं भी आते हैं तो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, राइट। एंड सीखोगे क्या कि आप उस कंसेप्ट को कैसे अगेन उस पर देख सकते हो कि कहाँ आपने मिस आउट किया है, क्या चीज़ आपने छोड़ी है, और उसको कैसे आप आगे के लिए इन फ्यूचर एग्जाम्स इंप्रूव कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। Okay, and this is one of the most important thing भाई। देखो, किसी को दिखाने के लिए रेफरेंस बुक्स का इतना बड़ा बंडल हमें नहीं बनाना है, राइट। हमें क्या करना है, एक रेफरेंस बुक खरीदनी है। देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपके एनसीईआरटी रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस मटेरियल एज एन आपके लिए कम होगा, पर इन दोनों रेफरेंस बुक में जो आपके मेजॉरिटी लोग लेते हैं, दैट इज RS अग्रवाल एंड RD शर्मा, इन दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आपको इन बुक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। बट ये नहीं है कि दोनों लेके बैठ जाओ, आधी ये की आधी वो की, और लास्ट तक तो दोनों ही नहीं हाथ लगाई। ऐसा नहीं करना, एक बुक को लो और पूरी पढ़ डालो। और आपने बहुत बार सुना ही होगा कि 5 बुक को एक बार सॉल्व करोगे, उससे बेटर है एक बुक को 5 बार सॉल्व कर लोगे, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट। तो एक बुक लो, एक रेफरेंस बुक लो, उसको अच्छे से समझो, पढ़ो एंड देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं एंड वहाँ से इवैल्यूएशन लाओ, राइट। तो दोनों में से आप कोई भी रेफरेंस बुक कंसीडर करते हैं, मेक श्योर एक करो, और जिसको भी करो उसका एंड तक साथ मत छोड़ो, मतलब एंड तक एकदम पक्की वाली दोस्ती रखो, पूरा का पूरा सॉल्व करना है, राइट। सो आई होप कि ये सारी टिप्स आपको हेल्प करें एंड आपके एग्जाम्स में जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे आए। बाकी हम लोग यहाँ हैं ही, एंड आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो, ख्याल रखो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।